जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद तैयब इकबाल हूँ जी और इंग्लिश ग्रामर कोर्स हम पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट टॉपिक हमने शुरू किया था वो प्रेपोज़िशन का टॉपिक था जिसका एक लेक्चर हो चुका हुआ है। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेपोज़िशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हैं। प्रेपोज़िशन में हमने अब तक जो काम पढ़ लिया हुआ है उसमें हमने कल एट, ऑन और इन को प्लेस के तौर पर और टाइम के तौर पर दोनों किस्म की इसकी प्रेपोज़िशन है उसको कवर कर लिया था। और तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो उसका लाइन का था कि एट, ऑन, इन अगर लाइन के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जो प्रेपोज़िशन शुरू करने जा रहे हैं जी है वो ऑन, ओवर और अबव। ऑन का कॉन्सेप्ट तो हमने कल पढ़ लिया हुआ था कि जो फिज़िकली किसी सरफेस को एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफेस को टच कर रही होगी वहाँ पे हम प्रेपोज़िशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन वन थिंग टचेस द सरफेस ऑफ द अदर थिंग वी यूज़ ऑन प्रेपोज़िशन। एग्जाम्पल इसकी द बुक इज़ ऑन द टेबल। कल हमने बड़ी अच्छी तरह इसको डिफाइन कर लिया था और आज हम इसको असल में दोबारा लिखने का मकसद ये था कि जो बाकी दो प्रेपोज़िशन है जैसे ओवर और अबव वो भी प्लेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने समझने के लिए इसको दोबारा लिखा। तो ऑन तब इस्तेमाल करेंगे जब फिज़िकली एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफेस को टच कर रही होगी। और उसके बाद आ गया ओवर और अबव, इनमें डिफरेंस हमने समझना है। ऑन तो होगा जो सरफेस को टच कर रही है, ओवर और अबव ये सरफेस को टच नहीं कर रही होती, इनमें गैप मौजूद हुआ करता है। यानी जब भी कोई एक चीज़ और दूसरी चीज़ एक दूसरे की हाइट पर मौजूद हों और उस पर एक दूसरे को वो टच नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम ओवर या अबव की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है, ओवर और अबव में भी डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर एक डायग्राम देखें जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने ये एक गोल सर्कल सा बनाया हुआ है, इसको अम्ब्रेला तस्वुर कर लें। और इसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो स्टार्स मौजूद हैं। इस वक्त इस अम्ब्रेला ने उन दो स्टार्स को कवर किया हुआ है। बल्कि अगर आप यूँ देखें कि अगर मैं ओवर प्रेपोजिशन से पहले सी लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, कवर। यानी ओवर प्रेपोजिशन का बेसिक मकसद क्या वो करता है, कवर करना। जैसे अगर हमने अम्ब्रेला पकड़ी, छतरी पकड़ी हो, तो छतरी जब हम पकड़ी होती है तो बिल्कुल हमारे वो ऊपर सर को कवर कर रही होती है। और इस तरह हम कह सकते हैं अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। तो जो चीज़ एग्जैक्टली हमारे हेड स्पेस को कवर कर रही हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवर प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो अबव प्रेपोजिशन है उसका भी यही मकसद हुआ करता है कि यानी कि वो गैप को, हाइट को जाहिर करती है। लेकिन ये ऐसी हाइट को जाहिर नहीं करती हो हेड स्पेस को कवर कर रही हो। जैसे यहाँ पर एक मैंने एक वर्लविंड वर्लपूल बनाया है, इसको जो मर्जी तस्वर कर लें। अगर इसकी बात करें, ये स्टार्स तो एग्जैक्ट उस अम्ब्रेला के नीचे थे, लेकिन ये जो वर्लविंड वर्लपूल ये जो भी तस्वर कर लें कि वो इस वक्त एग्जैक्ट उस अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। तो जब हम इसकी एंगुलर हाइट पे हो, एंगुलर हाइट जैसे मैंने कि ये एरो बनाया हुआ है, ये तिरछा है, टेढ़ा है, आढ़ा बनाया हुआ है, तो ये एक एंगुलर हाइट कहलाता है जो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट हेड स्पेस के ऊपर मौजूद नहीं हुआ करता। तो वो हमेशा ये तिरछा हुआ करता, स्लांटिंग होता है, टिल्ट हुआ करता उसके अंदर। तो वो अम्ब्रेला है तो हाइट पर, इसके मुताबिक हाइट पर है, लेकिन यहाँ पर उसे कवर नहीं कर रहे। तो जो चीज़ हाइट पर हो लेकिन हमारी हेड स्पेस को कवर ना कर रहा हो उसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए प्रेपोजिशन अबव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। ओवर कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो एग्जैक्ट हमारे हेड स्पेस को कवर करे। जो अबव है वो हेड स्पेस को कवर नहीं कर रही होती, वो डिस्टेंस पर होती है, हाइट पर होती है, लेकिन वो एंगुलर हाइट पर हुआ करती है, वो कवर करने वाली इसमें सेंस मौजूद नहीं हुआ करती। तो इसी तरह से ओवर की और मुख्तलिफ फंक्शन भी हैं। जैसे हम कहते हैं एट हाइट बट एग्जैक्टली कवरिंग हेड स्पेस। जैसे मैंने यहाँ पर भी ओवर से पहले लेटर सी लिख दिया तो बन जाएगा कवर, कवर करने की सेंस मौजूद होती है, इसलिए मैंने लिखा वर्टिकल। वर्टिकल कहते हैं एग्जैक्ट जो हमारे स्ट्रेट अपवर्ड मौजूद हो तो उसको वो वर्टिकल हाइट कहा जाता है। इसके अलावा हम ओवर की सेंस लिखते हैं, टाइम खत्म हो जाए, ओवर हो जाए, हिज टाइम इज ओवर 15 मिनट्स। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो एग्जामिनर कहते हैं कि टाइम इज ओवर, कि वक्त ख़त्म हो चुका है। तो जब हम एक लिमिट ओवर हो जाएगी, क्रॉस कर लेंगे, तो वहाँ पर भी हम ओवर प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स आर ओवर द टेबल, इसमें सेंस दी जा रही है, हत्ता कि ये डिस्टेंस पर मौजूद नहीं, किताबें टेबल की सरफेस को टच कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर है कि वो बिखरे पड़े होना कि इसने टेबल की टॉप को कवर किया, यानी इतनी ज़्यादा किताबें बिखरी हुई हैं कि वो टेबल की टॉप नज़र नहीं आ रही, तो वहाँ पर उसको कवर करने की सेंस मौजूद हुआ करती है। तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे बुक्स आर स्कैटर्ड ओवर द टेबल।
उसके बाद आके एरोप्लेन इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड आफ्टर टेक ऑफ, कि अगर मैं किसी भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और वहाँ पर हवाई जहाज़ जो टेक ऑफ उसने किया तो एग्जैक्ट मेरे सर के वो ऊपर से गुजर के गया। तो यानी कि अगर मैंने ऊपर देखा तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से वो गुजर के गया। तो वहाँ पे हम चंद लम्हे के लिए जब हवाई जहाज़ हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा होता है वहाँ भी हम प्रेपोजिशन ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हवाई जहाज़ वहाँ पर अटक जाए, रुका रहे, जैसे हेलीकॉप्टर हॉवर किया करता, तो ये हॉवर करने की इसमें सेंस मौजूद या एबिलिटी मौजूद नहीं हुआ करती। उसके बाद डिफरेंस हम देख रहे हैं ओवर का अबाव के साथ। अबाव क्या होता है? एट हाइट बट नॉट कवरिंग हेड स्पेस, हाइट पर तो है लेकिन वो हेड स्पेस कवर नहीं कर रही होती। एंड एट डिस्टेंस, बल्कि वो डिस्टेंस पर होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर हाइट, कि वो ऐसे तिरछी हुआ करती जैसे मैंने ये एरो बनाया हुआ है। तो वहां पर हम ऐसे तमाम डिस्टेंसेस के लिए, हाइट्स के लिए अबव प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अगर वही एरोप्लेन जो क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट के बाहर में मौजूद था और मेरे सर के ऊपर से गुजर के गया, तो वही हवाई जहाज कुछ देर के बाद वो बहुत बुलंदी पर चला जाएगा। तो उसी के दोबारा लिखे कि नाउ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द ट्रीज, कि अब तो दरख्तों से ऊपर, बादलों से ऊपर बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो जब हम एग्जैक्ट हेड स्पेस कवर करने की बात करते हैं वहाँ पर हम ओवर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर वो बहुत दूर जा चुका हुआ है, अब वो हमारे हेड स्पेस कवर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अबव प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह देखें, जैसे बॉल है, बॉल टेबल के सरफेस को टच करे, यहाँ पर ऑन आएगा। अम्ब्रेला जिसने हमें कवर किया होता है उसके लिए ओवर आएगा, और जो चीज़ कवर नहीं हो रही होती, दूर डिस्टेंस पर होती है, एंगुलर हाइट पर होती है, उनके लिए हम प्रेपोजिशन अबव इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जी, नेक्स्ट है जी बिलो, अंडर, बीनीथ। सेम जो कॉन्सेप्ट हमारा ऑन, ओवर और अबव का था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट डाउनवर्ड, नीचे की जाने, बिलो, अंडर या अंडरनीथ या बीनीथ में हम इस्तेमाल किया करते हैं। अगर आप इन इमेजेस को देखें तो अब यहाँ पे देखें एक बोट है, बोट के बिल्कुल नीचे बहुत ही कम गैप के साथ एक फिश मूव कर रही है, उसके लिए हम बीनीथ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगले इमेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बोट के बिल्कुल नीचे तो है लेकिन वो दरमियान में गैप आ चुका, तो वहाँ पर हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ ग्रामेरियंस है वो ये भी कहा करते हैं कि बीनीथ और अंडर या अंडरनीथ को हम दोनों को इस्तेमाल एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर कर सकते हैं। अलबत्ता जो बिलो है, बिलो किसके लिए इस्तेमाल किया था? जैसे हमने पढ़ा था ओवर कवर करने के लिए, अगर आप इस दूसरी डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा, हमने ऑन पढ़ा था जो सरफेस को टच कर रहा है, तो सरफेस को टच करना, अगर डाउनवर्ड नीचे की बात करेंगे वहां पर अंडरनीथ या बीनीथ इस्तेमाल करते हैं, नीचे की जानिब। जैसे कहते हैं ये एक लेवल है तो इसको बिल्कुल नीचे जो अटैच होगा, जुड़ा होगा, उसके लिए अंडरनीथ या बीनीथ इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो ऊपर वाली साइड पे जुड़ा होगा उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ओवर था, अगर अपवर्ड गैप मौजूद है, बुलंदी पर है, गैप है, लेकिन वो हेड स्पेस को कवर करने की सेंस मौजूद होगी, वहाँ पे ओवर लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम उसको डाउनवर्ड नीचे की जानिब चले जाएंगे तो नीचे की जानिब अगर देखेंगे तो वो अंडर और बीनीथ की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी, यानी जो बिल्कुल नीचे की जानिब, एग्जैक्ट नीचे की जानिब मौजूद होगा, डिस्टेंस पे होगा लेकिन एग्जैक्ट नीचे मौजूद होगा, उसके लिए अंडर या बीनीथ इस्तेमाल करते हैं। तीसरी प्रेपोजिशन हमने पढ़ी थी अबव, तो जो डिस्टेंस पर तो हो लेकिन आप यहाँ पे देखें जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होगा तो वो क्या बन जाएगा? ओवर बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर वो राइट साइड पर टिल्ट मौजूद होगा या लेफ्ट साइड पर टिल्ट मौजूद होगा, उसके लिए हमने अबव प्रेपोजिशन इस्तेमाल की थी, जिसको हम कहते हैं एंगुलर हाइट पर। तो एंगुलर हाइट के लिए हम अबव प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया करते हैं। इसी तरह से एंगुलर डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, एंगुलर डाउनवर्ड बिल्कुल नीचे नहीं, एंगुलर डाउनवर्ड यानी कि लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ जाना, राइट साइड पे नीचे की तरफ जाना, उसके लिए प्रेपोजिशन में बिलो इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था अंडरनीथ, बीनीथ, अंडर या बीनीथ या बिलो के लिए। अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो बिलो यूज करते हैं एंगुलर या हॉरिजॉन्टल डेप्थ के लिए, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट करने के लिए। जैसे अवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर, कि जो हमारा अपार्टमेंट है उनके अपार्टमेंट से नीचे की जानिब मौजूद है। यानी इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ एक ये बिल्डिंग है और इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे इसमें अपार्टमेंट बने हुए हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं जी, और एक ये बिल्डिंग है, इसी तरह उसमें से भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक शख्स है वो इन अपार्टमेंट्स में जो सबसे टॉप स्टोरी है, यूँ कह लें कि वो ए फ्लैट पर रह रहा है जो टॉप मोस्ट है, और जो दूसरा पर्सन है वो सबसे डाउनवर्ड, यूँ कह लीजिए कि वो एच फ्लोर पर यहाँ पे नीचे की तरफ मौजूद है यहाँ पर। अब अगर देखा जाए कि दोनों की हाइट में डिस्टेंस आ चुका हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस मौजूद है, तो वहाँ पर यह एग्जांपल बोली जाती है कि अवर अपार्टमेंट इज़ बिलो देयर्स, कि मैं अगर सपोज एच अपार्टमेंट में रहता हूँ
तो मेरा अपार्टमेंट उनके अपार्टमेंट ए की निस्बत बहुत ज़्यादा नीचे की जाने बिलो मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैपोजिशन। उसके बाद वी कुड सी ओनली क्लाउड्स बिलो अस, अगर हम बहुत बुलंदी पर चले गए हमें और वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे आप बेशुमार पहाड़ी इलाके मौजूद है जहाँ पर पहाड़ बहुत बुलंदी पर मौजूद है और बादल नीचे रह जाते हैं, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम सिर्फ उन बादलों को देख सकते हो हमारे नीचे मौजूद है, क्लाउड्स बिलो अस की प्रैप्शन इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आ गया था डाइवर डिसेंडेड बिलो 25 मीटर, जब लेवल की बात करते हैं कि पानी है वो 25 मीटर नीचे जा चुका हुआ, 15 मीटर नीचे जा चुका हुआ, जब पानी के लेवल की बात की जाती है तो लेवल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सेम यही स्ट्रक्चर बिलो 25 मीटर्स। इसी तरह से द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन क्या होता है, जब आसमान झुककर ज़मीन को टच कर रहा होता है, फिजिकल तो ऐसा टच नहीं कर रहा होता लेकिन हमें महसूस होता है कि आसमान फिजिकली टच कर रहा है, तो वो जो टचिंग पॉइंट हुआ करता है उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजन कहा जाता है, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन बिलो इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद आ गया अंडर और बीनीथ, ये वर्टिकल डेप्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अंडर और बीनीथ, वर्टिकल एग्जैक्ट डाउनवर्ड नीचे बिल्कुल नीचे की जानिब हो तो वो वर्टिकल डेप्थ कहलाएगी, उसके लिए हम अंडर या बीनीथ इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वो बिल्कुल दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। ही फाउंड द बॉक्स अंडर द टेबल, बिल्कुल टेबल के नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है। अ कैट अपीयर्ड फ्रॉम अंडर द डेस्क, और बिल्ली बिल्कुल टेबल के नीचे डेस्क के नीचे बैठी हुई है, तो बिल्कुल नीचे मौजूद होने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर चलते हैं जी। ये भी कल हमने जो ऐसे पढ़ा था ऑन इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल की थी, तो ये भी उसके एतबार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन मौजूद है। अब अगर इसमें देखें ये हमारे प्रेपोजिशन है थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन ऐसे तमाम प्लेसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर जिसकी कुछ प्लेस की शक्ल पाइप जैसी हो। अब हम वर्ड पाइप से ले लेते हैं जी, पाइप है पानी का जो पाइप हुआ करता, हम करते क्या है एक तरह से उसको प्लग कर देते हैं, किसके साथ, टूटी के साथ लगा दिया, टैप के साथ लगा दिया, और उसके बाद क्या क्या जैसे हम टैप को खोलेंगे तो पानी उस पाइप में से रनिंग करता हुआ कहाँ आ जाएगा, दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगा, तो वहां पे हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाया करता है कि वाटर इज रनिंग थ्रू द पाइप। तो पाइप जैसी तमाम तर शेप्स के लिए हम थ्रू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे हम रोड्स होती हैं, रोड्स के ऊपर अंडरपास बने हुए, पहाड़ है पहाड़ में टनल बनी होती हैं, तो जब हम कहते हैं कि रेल इज मूविंग थ्रू द टनल, कार्स आर रनिंग थ्रू द अंडरपासेस, तो उस पाइप जैसी शक्ल में से गुजर के आके जाना, वहां पे हम थ्रू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी कमरे के दो, सपोज फर्ज करके दो दरवाजे हैं, वो दरवाजे के एक कमरे के पहले दरवाजे में से एंटर हुआ और वो कमरे के दूसरे दरवाजे में से बाहर निकल गया, तो वो जो एक ट्रेस पासिंग हुआ करती है उसके लिए थ्रू इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही मूव्ड थ्रू द रूम, कि वो कमरे में से गुजर के आगे चला गया। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जैसे विंडो है कमरे के अंदर और एक एग्जॉस्ट है, तो हवा कमरे के विंडो में से आ रही है, एग्जॉस्ट में से गुजर रही है, तो हम वहां पे लगा सकते हैं एयर इज रनिंग थ्रू द रूम, कि वो विंडो में से एंटर होके एग्जॉस्ट में से बाहर निकले, तो वहां पे थ्रू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह से कॉरिडोर हुआ करता है बरामदा, अगर कोई बरामदे के एक एंड से दाखिल हो रहा है, बरामदे के दूसरे एंड से बाहर निकल रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं ही इज पासिंग थ्रू कॉरिडोर्स। तो ये हो गया वो प्लेसेस जिनकी शक्ल पाइप जैसी हुआ करती है और वहां से वो बाहर निकल सकते हैं, या 3 डायमेंशनल प्लेसेस है, एक सिरे से एंटर होकर दूसरे सिरे से दूसरे एंड से बाहर निकल जाना, वहां पर हम थ्रू प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया करते हैं। इसी प्रेपोजिशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है थ्रू का। अगर हम किसी रशी एरिया पे बाजार पे मौजूद है, जैसे हम कहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ चुका हुआ, ईस्टर है, क्रिसमस है, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गया, ईद आ गया, या कोई शादियों का खास एक सीज़न हुआ करता है, हम जब बाज़ारों में जाते हैं तो बाज़ार के अंदर तो पैदल लोगों की ट्रैफिक जैम हो चुकी होती है, तो वहाँ पर यानी कि इतना रश हुआ करता है कि पैदल बंदा भी रुक रुक कर चल रहा होता है, तो एक रश है, उस रश में से आहिस्ता आहिस्ता गुजर कर आगे जाना वो भी थ्रू हुआ करता है, यानी कि ही इज़ मूविंग स्लोली थ्रू रश, कि वो उस रश में से, क्राउड में से, हुजूम में से, मॉब में से आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा। इस तरह रोड पर अगर ट्रैफिक जैम हो गई है और आप पैदल वहाँ से गुजरना चाह रहे हैं, आप गाड़ियों के बीचों बीच होते हुए दूसरे एंड पर चले जाएंगे, तो यू आर मूविंग थ्रू ट्रैफिक जैम, तो वहाँ भी थ्रू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा थ्रू इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म के एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी किस्म के ट्रायल के लिए, वहाँ हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हम कोई एग्जामिनेशन पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर ही इज़ गोइंग थ्रू द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे गोइंग थ्रू का मतलब होता है कि किसी आजमाइश, किसी ट्रायल, किसी एग्जाम में से गुजरना। इवन अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन अपना बॉडी का चेकअप करवा रहे हैं,
तो वहाँ पर भी हम आई एम अंडर गोइंग माई फिजिकल गोइंग थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, अब वहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हम ये प्रेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्रिकेट के ट्रायल अगर देने गए वहाँ भी थ्रू प्रेपरेशन इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। टू पास इन सराउंडेड एरिया, जैसे टनल हो गया, आ टनल, आ पाइप एंड अंडरवे, आ बाजार, रश, डेजर्ट, जो स्ट्रेच्ड एरिया हो, जैसे डेजर्ट स्ट्रेच दूर दराज तक फैला होता है, उसमें से गुजरने के लिए थ्रू प्रेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक पाइप बनाने की कोशिश की, तो उसमें से गुजर के आगे जब जा रहे होंगे उसके लिए हम क्या प्रेपरेशन इस्तेमाल करेंगे? थ्रू इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम किसी भी एक फेज़ है, हम बाहर से किसी चीज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं, जैसे कमरे के बाहर खड़े हैं, कमरे के अंदर एंटर होंगे, तो इज़ मूविंग इनटू द रूम, यानी कि जो करें जब हमारी सरफेस चेंज हो रही हो, स्पेशल कह लें डायमेंशन चेंज हो रही हो, कमरे के बाहर है, कमरे के अंदर एंटर होंगे, तो हम मूविंग इनटू इस्तेमाल करेंगे। हम अगर उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो मूविंग आउट ऑफ द रूम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आउट ऑफ प्रेपरेशन इस्तेमाल हो जाएगी। तो इनटू एंटर होने के लिए ही जंप्ड इनटू द रिवर, आई पुट द पेन इनटू माय पॉकेट, कि अगर हम पॉकेट में कोई पेन बाहर से अंदर रख रहे हैं तो वो भी इनटू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ ऑलरेडी अंदर मौजूद, जैसे ये बॉक्स अगर कह लें आप या कोई पैकेट कह लें, उसके अंदर मैंने ये बॉल्स रखी हुई हैं, तो द बॉल्स आर इन द पॉकेट, इन द बॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा। और जो चीज़ फिजिकली सरफेस को टच करे वहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी थ्रू प्रेपोजिशन का जो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। बाकी इनटू, आउट ऑफ और इन प्रेपोजिशन भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद आगे हमारे पास अक्रॉस। अक्रॉस, जैसे आप इसके नाम को अगर आप गौर से पढ़े तो अक्रॉस का मतलब भी होता है क्रॉस कर लेना, यानी कि ऐसी चीज़ें जो क्रॉसेबल हों। जैसे यहाँ पर मैंने एक रोड बनाई हुई है, तो रोड अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जी इस वक्त, और अगर कोई पर्सन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को डिफाइन कर रहा हो कि अगर मैं इस जगह पर प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरा घर ऑपोजिट द रोड है, उसके दूसरी तरफ है, तो मैं क्या कहूँगा? आई लिव अक्रॉस द रोड, कि मैं सड़क के पार दूसरी तरफ रहता हूँ। तो सड़क क्रॉस एबल है, जो चीज़ें क्रॉस एबल हुआ करती हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अक्रॉस द रोड। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक रिजॉर्ट मौजूद है जी, तो कहेंगे आई सॉ अ रिजॉर्ट अक्रॉस द रोड, मैंने उस यानी कि रोड के परली साइड पे एक रिजॉर्ट देखा। इसी तरह ये ब्रिज है, जो कॉन्सेप्ट रोड का हुआ करता है वही ब्रिज का हुआ करता है, कि मैं ब्रिज के परली साइड पे रहता हूँ, ब्रिज के दूसरी तरफ रहता हूँ। अब यूं भी कहा जा सकता है माई ऑफिस इज अक्रॉस द ब्रिज, कि मेरा ऑफिस ब्रिज के परली साइड पर मौजूद है। तो जहां भी हमने चीज़ों को क्रॉस करने की सेंस में लिखना हो तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अक्रॉस करेंगे। तो अक्रॉस मतलब ऑन द अदर साइड, जैसे मिस्टर चिप्स लिव्ड जस्ट अक्रॉस द रोड, वो रोड के परली साइड पे रहते हैं। आई हैव अ गार्डन अक्रॉस द ब्रिज, के ब्रिज के दूसरी साइड पर मेरे पास एक बाग मौजूद है। तो जहां पर क्रॉस करने की सेंस हो वहां पे हम क्या इस्तेमाल किया करते हैं? अक्रॉस प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद आगे जी फ्रॉम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रॉम कह लें या फ्रॉम के बाद टू प्रेपोजिशन है, ये मुख्तलिफ प्रेपोजिशन जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहली प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम कहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया करते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जेड है, तो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट जेड की तरफ जाना है, तो वहाँ पे हम कहेंगे आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, के ए से जेड की तरफ जाना, तो ए के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, और जेड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू इस्तेमाल करेंगे। यानी टू इस्तेमाल किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए। जहाँ भी हमने डेस्टिनेशन लिखना हो तो वहाँ पे हमेशा हम टू इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम क्या बन गया? फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जैसे एग्जाम्पल है ही जंप्ड फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कि उसने रोड के राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जंप किया। इसी तरह से टू है डेस्टिनेशन, जिस जगह तक आपने जाना हो। इट इज यूज्ड टू शो मूवमेंट टू अ टारगेटेड प्लेस, कि टारगेटेड प्लेस तक आपने मेंशन करना। जैसे आई एम गोइंग टू होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अगर घर है तो आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। टू का मतलब डेस्टिनेशन है, आपका टारगेटेड एरिया, टारगेटेड प्लेस हुआ करता है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो जिस जगह पर आपने टारगेट रखकर मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस टारगेट को मेंशन करने के लिए हम प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद मैंने एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन लिख दिया टू एंड फ्रो। इसका मतलब अब देखें यहाँ पर टू तो प्रेपोजिशन वही होगी जो अभी हमने पढ़ी है, लेकिन जो प्रेपोजिशन फ्रो लिखा हुआ है ये असल में फ्रॉम है। ये फ्रॉम की शॉर्ट फॉर्म लगती है फ्रो।
तो इसका मतलब वो करते हैं कि पेंडुलम मोशन जो हुआ करती है, पेंडुलम मोशन क्या होती है, जैसे हम एक रस्सी के साथ कोई मेटालिक बॉब यहाँ पर बांध दें और उसको अगर हम यहाँ पे ला के इस पॉइंट पर ला के छोड़ देंगे तो यहाँ से उसने दोबारा इस साइड पे मूव करना है, यानी कि ये कह लें कि ये ए पॉइंट हो गया और उसने ए पॉइंट से मूव करना है इधर बी पॉइंट की तरफ, तो वो यहाँ तक आएगी। यहाँ पर आने के बाद उसने वापस फिर दोबारा से ए पॉइंट की तरफ जाना है, वहाँ पे जाकर उसने फिर दोबारा से बी पॉइंट की तरफ आना है। ठीक है, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, हम कभी एक तरफ जा रहे हैं, फिर बाएं तरफ जा रहे हैं, फिर दाएं तरफ जा रहे हैं, फिर बाएं तरफ जा रहे हैं, वो जो हमारी एक वेट स्टेट हुआ करती इंतज़ार करने वाली कैफियत होती है ना, उस वेट स्टेट के लिए हम कौन सी प्रैपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यू इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है टू एंड फ्रो। ठीक हो गया, तो उसको हम पढ़ते हैं, इट इज़ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन टू शो मूवमेंट from one place to another place and back again to the first place। जैसे he has been walking to and fro since long, कि वो कितनी देर से इधर उधर हरकत कर रहा है, तो वहां ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं टू एंड फ्रो का। उसके बाद अगर टू वर्ड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ करती है क्योंकि टू और टू वर्ड्स में आके हम अक्सर अटक जाया करते हैं कि टू और टू वर्ड्स क्या था। जैसे पहले मैंने कहा कि टू एग्जैक्ट डेस्टिनेशन के लिए मेंशन जब करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो एग्जैक्ट मेरा टारगेट एरिया है कॉलेज, मैंने कॉलेज जाना है और मैं सिर्फ कॉलेज ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो टू वर्ड्स है वो डायरेक्शन को जाहिर करता है, यानी कि जब मैं नहीं किसी को बताना चाहता कि मैं एग्जैक्ट किस प्लेस पर जा रहा हूँ, मैं उसको जस्ट डायरेक्शन बता देता हूँ अवॉइड करने के लिए, तो वहाँ पे हम टू वर्ड्स लगा देते हैं। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है कि बाज़ औक़ात हम करते क्या है कि मैं उसको नहीं बताना चाहता कि जाना क्या, या यूँ कह ले मैं किसी को एड्रेस समझा रहा हूँ और उसको मैंने कहा जी कि मैंने मिसाल के तौर पर कि मैंने जी लिबर्टी मार्केट जाना है, अब उसको नहीं पता वेयर इज़ लिबर्टी मार्केट, तो उसको फिर मैं कहती हूँ कि कैंट एरिया की तरफ जाना। अब उसको कैंट एरिया का नाम सुन रखा है लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं पता है कि लिबर्टी मार्केट कहाँ पे है, तो उसको जब यही होगा कैंट एरिया, तो उसको इतना पता है कि वो लिबर्टी कैंट एरिया के आसपास कहीं होगी। या अगर मैं कहती हूँ कि मैंने फोर्ट्रेस जाना है और फोर्ट्रेस और कैंट तो एडजेसेंट है, तो फिर उसको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने जो एग्जैक्ट प्लेस होगा वहाँ पर हम टू लगा देते हैं, और अगर उस एग्जैक्ट प्लेस में मैंने नहीं बताना उसको मैंने किस जगह पर जाना, तो वो फिर मैं टू वर्ड्स डायरेक्शन बता दूंगा। या फिर अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू जे डॉट टू वर्ड्स फोर्ट्रेस, कि मैं फोर्ट्रेस की जानिब जो जे डॉट शॉप है एग्जैक्ट उस जगह पर जा रहा हूँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए टू और जस्ट डायरेक्शन मेंशन करने के लिए टू वर्ड्स इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद आगे जी ऑन द वे, इन द वे और बाय द वे। अब यहाँ पे ऑन द वे और इन द वे में वही चीज कॉमन है जैसे हमने टू और टू वर्ड्स में देखा था। ऑन द वे जाहिर किया जाता है कि जब हम किसी टारगेट एरिया पर जा रहे हैं, टू गो टू टारगेटेड प्लेस, आई शैल टेल यू द प्लान व्हेन यू मीट मी ऑन द वे टू होम। ऑन द वे तब इस्तेमाल करते हैं जब उसके बाद हम कोई टारगेट एरिया लिखते हैं, जैसे आई एम ऑन द वे टू माई होम, कि मेरा टारगेट एरिया घर है, कि मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ लेकिन भी रास्ते में हूँ, पहुँचा नहीं हूँ घर पे। ठीक है, जब हम किसी टारगेट एरिया को मेंशन कर दें कि मैं रास्ते में हूँ लेकिन उसी तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर ऑन द वे इस्तेमाल करते हैं। और इन द वे का मतलब दो मानी इसके हुआ करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि एमलेसली लेजरली कहीं पर वॉक करना, घूमना फिरना, या रास्ते में भी बिला वजह कहीं पर खड़े हों, तो वो इन द वे हुआ करता है। और दूसरा इन द वे एक बैरियर के तौर पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा शदीद तूफान आया और उससे एक दरख्त टूटा और उसने सड़क को ब्लॉक कर दिया, सड़क के दरमियान आके गिर गया, तो हम वहाँ पे कह सकते देयर इज़ अ बिग ट्री इन द वे, कि रास्ते में एक बहुत सा दरख्त गिरा पड़ा जिससे रास्ता ब्लॉक हो चुका हुआ है। तो इन द वे का बेसिक पर्पस हो गया रास्ते को ब्लॉक कर लेना, बैरियर बन लेना, या दूसरा एमलेसली किसी पर जगह पर खड़े होना, मौजूद होना। और बाय द वे होता है किसी भी चीज़ को हम शुरू करने के लिए, हम बातचीत शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं इंसिडेंटली या टू इंट्रोड्यूस, जैसे बाय द वे वाई आर यू स्माइलिंग माई डियर, तो कोई भी बात शुरू करने की खातिर हम बाय द वे इस्तेमाल किया करते हैं। चले उसके बाद हमारा टॉपिक है जी एंग्री एट। ये जनरल प्रैपोजिशन आ गई, फिक्स प्रैपोजिशन भी कह सकते हैं। एंग्री एट तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी हम सिचुएशन की बात कर रहे हो, किसी ओपिनियन की बात कर रहे हो, किसी आइडिया पर, कि मुझे किसी दोस्त ने एक प्लान बताया तो मैंने कहा तुम्हारा प्लान बहुत ही घटिया है, तो आई एम एंग्री एट योर प्लान, एट योर आइडिया, एट योर ओपिनियन, एट द सिचुएशन। तो उस सिचुएशन पर गुस्सा करना, उसके लिए फिर हम एंग्री एट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज एंग्री एट द फेलियर,
तो ये जो वर्ड फेलियर है उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं एंग्री एट। तो एट कब आएगा? जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हो। तो आइडिया एब्स्ट्रैक्ट है, ओपिनियन एब्स्ट्रैक्ट है, सिचुएशन एब्स्ट्रैक्ट है, उसके लिए हम फिर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बन जाता है एंग्री विद। एंग्री विद कब इस्तेमाल करते हैं? एंग्री विद तब इस्तेमाल किया जाता है जब आगे किसी पर्सन को मेंशन कर दें, जैसे द मिनिस्टर इज एंग्री विद द असिस्टेंट। असिस्टेंट एक पर्सन है, उस पर्सन के साथ नाराजगी का इजहार करना, उसके लिए एंग्री विद लिखा जाता है। अली इज एंग्री विद असलम एट इज फुलिशनेस। अब यहाँ पे मैंने दोनों प्रपोजिशन इकट्ठे इस्तेमाल की, एंग्री विद और एंग्री एट। विद कब इस्तेमाल करेंगे? जब फौरी बाद पर्सन लिखना हो। तो एंग्री विद असलम, विद असलम आ गया, और एट के बाद देखें उसकी फुलिशनेस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया यहाँ पर। तो एंग्री के बाद विद तब आएगा जब किसी पर्सन को मेंशन करेंगे, एंग्री के साथ एट तब आएगा जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मेंशन करेंगे। तो फुलिशनेस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मौजूद है। उसके बाद अगर अग्री विद पर्सन, किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होना, कि मैं आपसे मुत्तफिक, मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है, कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम कहोगे मैं उसके ऊपर अग्री करूंगा। तो अग्री विद पर्सन, अली इज अग्री विद हिज फादर, कि वो अपने फादर के हाँ में हाँ मिलाता है। और अग्री टू क्या होगा? जैसे ऊपर भी हमने पढ़ लिया था, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन के लिए, प्लान के लिए, आइडिया के लिए अब हम अग्री टू लगाया करते हैं, अग्री टू अ प्लान और अ सिचुएशन। असलम इज अग्री टू द प्रोपोजल ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो अग्री टू प्रोपोजल, प्लान के लिए हम टू इस्तेमाल करते हैं, अग्री टू। उसके बाद दो अफराद के लिए, दो सिचुएशंस के लिए, दो पॉइंट्स के लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग इस्तेमाल किया करते हैं, जैसे दिस इज बिटवीन यू एंड मी, तो ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में है। इसी तरह से अमंग है, अमंग दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ही इज अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, मोस्ट सक्सेस पीपल, पीपल ज्यादा होगा तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी डिफरेंट। लफ्ज डिफरेंट, डिफरेंट को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम भी हो सकता है और डिफरेंट देन भी हो सकता है। फ्रॉम और देन दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। तो पहले डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम जब आपने किसी जगह पर लिखा हो तो ये जहन में रहे कि डिफरेंट फ्रॉम के बाद हमने कोई ना कोई फ्रेज लगाना होता है, जैसे योर पेन इज ए डिफरेंट फ्रॉम माई पेन। अब यहाँ पे सिंपल माई पेन आ गया, उसके बाद हम कोई क्लॉज नहीं लगा सकते, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लगा सकते, फ्रॉम के बाद जस्ट एक फ्रेज आएगा, कोई सिंपल एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जबकि डिफरेंट देन जब लगाना हो तो डिफरेंट देन कब आएगा? जब डिफरेंट देन के बाद मुकम्मल क्लॉज आया करता है या कोई सेंटेंस आएगा, जैसे ही एक्टेड डिफरेंट देन द एक्ट ऑफ दिस यंगर ब्रदर, कि वो उसने अपने छोटे भाई से मुख्तलिफ काम किया। अब डिफरेंट देन के बाद अगर आप देखें तो एक मुकम्मल क्लॉज है, द एक्ट ऑफ दिस यंगर ब्रदर या हिज यंगर ब्रदर। तो डिफरेंट देन कब आएगा? जब उसके बाद मुकम्मल क्लॉज सेंटेंस लगाना हो तब डिफरेंट देन आएगा। डिफरेंट फ्रॉम कब आएगा? जस्ट अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मेंशन करना हो, कोई फ्रेज मेंशन करना, वहां पे डिफरेंट हम फ्रॉम लगाया करते हैं। उसके बाद है वर्क फॉर, वर्क इन, वर्क ऑन। वर्क फॉर तब लगाते हैं जब किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हो। वर्क फॉर, ही इज वर्किंग फॉर द प्रेसिडेंट, ही इज वर्किंग फॉर द मैनेजर, ही इज वर्किंग फॉर हिज फादर, ही इज वर्किंग फॉर हिज फैमिली। तो फॉर आएगा पर्सन्स के लिए काम करना। वर्किंग इन प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं, इन थ्री डायमेंशनल प्लेस के लिए करते हैं कि ही इज वर्किंग इन अ बिग फर्म, ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो प्लेस के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आ गया वर्क ऑन प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ही इज वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, यानी उसको किसी भी जो प्रोजेक्ट दिया गया उस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पर काम करना। ही इज वर्किंग ऑन द फैन, कि वो इस वक्त पंखे पर काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर काम करना, किसी को ठीक करना, रिपेयर करने के सेंस में भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया नो प्रेपोजिशन विद। ये वो अल्फाज है जिनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। कौन से अल्फाज? ये रीच, रिजेंबल, लव, हेट, अटैक, लैक, मैरी, इम्प्रोवाइज और इवेड। इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे एग्जाम्पल है मैंने दी, छोटा सा पैराग्राफ, एक कहानी बना के, आई रीच द स्टेशन, रीच के बाद देखे एट नहीं लगाया मैंने, अक्सर बच्चे गलती करते हैं एट लगा देते हैं। आई रीच द स्टेशन विच रिजेंबल्स, रिजेंबल के बाद विद लगा दिया जाता जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। शी रिजेंबल्स विद हर मदर, तो वो फिक्रा गलत हो जाएगा। विच रिजेंबल्स द मॉडल गिवन इन माई बुक एंड आई लव द पर्सन हु मेड इट। तो लव विद यू नहीं कहते, आई लव विद यू नहीं होता, आई लव यू होता। तो लव के बाद हम पर्सन जब लिखते हैं तो उसके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती।
बट सम पीपल हेट हिम, तो लव और हेट इन दोनों के बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। दैट पर्सन मैरिड हिज कजन हु इम्प्रोवाइज्ड आर ड्रेस, तो इम्प्रोवाइज के फौरी बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ये वो अल्फाज हो गए जिनके बाद जनरली हम आमतौर पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ, उसको पढ़ें जरा। ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड प्रेपोजिशन, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, आमतौर पर उनके बाद हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया करते। तो आज का ये लेक्चर हमारे यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इसमें से किसी किस्म की एम्बिग्विटी हो तो जो नंबर मैंने दिएंगे आप उन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज जो यूट्यूब का मेरा एक वीडियो में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पर नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।